ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम 1 से 15 अक्टूबर के अंक की चर्चा कर रहे हैं। श्रोताओं, कभी आर्थिक मामलों तक सीमित रहने वाला G20 समूह अब आर्थिक गतिविधियों तक केंद्रित नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसके अध्यक्ष के रूप में भारत ने इसे मानव केंद्रित बना दिया है। सही अर्थों में कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 जन केंद्रित वैश्विक समूह बन गया है। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से घोषणा पत्र का जारी होना और इस समूह में अफ्रीकन यूनियन का प्रवेश कराकर भारत ने सचमुच इतिहास रच दिया है। G20 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भारत की भव्यता और मानव केंद्रित विकास के दृष्टिकोण ने उत्कृष्ट कूटनीति का उदाहरण पेश किया है। इस आयोजन ने देश के जन जन को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विश्व मंगल के दृष्टिकोण ने एक असाधारण वैश्विक राजनयिक विरासत बनाई है, जो न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए एक जीत है। भारत की अध्यक्षता में G20 के इस शिखर सम्मेलन से लेकर पूरे वर्ष की यात्रा ही हमारी इस बार की आवरण कथा है, जिसे आपके समक्ष कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में साझा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, पिछले 30 दिनों में भारत की डिप्लोमेसी एक नई ऊंचाई पर पहुंची है। G20 से पहले दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुई। भारत के प्रयास से ब्रिक्स कम्युनिटी में 6 नए देश शामिल हुए हैं। साउथ अफ्रीका के बाद मैं ग्रीस गया था। ये 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, और जितने भी अच्छे काम है ना, वो करने के लिए आपने मुझे ही बिठाया है। G20 समिट से ठीक पहले मेरी इंडोनेशिया में भी अनेक वर्ल्ड लीडर से मीटिंग हुई। इसके बाद G20 में इसी भारत मंडप में दुनिया के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए। आज के पोलराइज इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर में इतने सारे देशों को एक साथ एक मंच पर लाना छोटा काम नहीं है दोस्तों। आप एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करो ना, तो भी तय नहीं कर पाते हो कहाँ जाए। हमारे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर 100% सहमति तो इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है। इस दौरान भारत ने अनेक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स और फैसलों को लीड किया। G20 में कुछ फैसले ऐसे हुए जो 21वीं सदी की पूरी डायरेक्शन ही चेंज करने की क्षमता रखते हैं। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य के रूप में उसको स्थान मिला। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का नेतृत्व भी भारत ने किया। G20 समिट में ही हम सभी ने मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने का भी फैसला लिया है। ये कॉरिडोर कई महाद्वीपों को आपस में जोड़ेगा। इससे आने वाली कई शताब्दियों तक व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। व्यक्तित्व की श्रेणी में इस बार शामिल हैं भारत के मिसाइल मैन, चुनौती लेने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवन यात्रा, जो हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। 15 अक्टूबर आज ही के दिन इस महान व्यक्तित्व की जयंती है, जिन्हें सारे देश के साथ आज न्यू इंडिया समाचार भी नमन करता है। मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपना जीवन भारत को सशक्त, समृद्ध और सामर्थ्यवान बनाने में समर्पित कर दिया। एक वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रीय विकास के लिए देश उनके अमिट योगदान को कभी नहीं भूल सकता। कलाम ने 21वीं सदी में सशक्त और आधुनिक भारत का सपना देखा और इसे पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को एक गरीब परिवार में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर वैज्ञानिक बने। भारत रत्न डॉक्टर कलाम का जीवन उत्कृष्टता, सादगी व संवेदनशीलता का अद्भुत संगम था। वह सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता का काफी ध्यान रखते थे। जब वह देश के राष्ट्रपति बने तो एक बार उनके परिवार के 52 सदस्य 9 दिनों के लिए राष्ट्रपति भवन में रुके थे।
राष्ट्रपति भवन में रहने वाले लोग राजकीय अतिथि होते हैं, लेकिन डॉक्टर कलाम ने उनके 9 दिनों के प्रवास का करीब 10 लाख रुपए का बिल जमा किया था। यह भाव उनके सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता का उज्जवल उदाहरण है। भारत के लोग आज भी उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में बड़े सम्मान से याद करते हैं। DRDO और इसरो जैसे संस्थानों को नई दिशा देने के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम करने और उन्हें कामयाब बनाने वाले डॉक्टर कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। उनके नेतृत्व में भारत में कई स्वदेशी मिसाइल और सैटेलाइट बनाए गए। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में विकसित अग्नि मिसाइल के सफल प्रक्षेपण ने पूरी दुनिया के सामने भारत की मिसाइल शक्ति का प्रदर्शन किया। डॉक्टर कलाम के सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अंतरिक्ष में नए स्टार्टअप और युवाओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। यही कारण है कि आज भारत अंतरिक्ष में दुनिया का नेतृत्व करता नजर आने लगा है। डॉक्टर कलाम प्रकृति और अध्यात्म से भी गहराई से जुड़े थे। यह बात उनके नेतृत्व में विकसित पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग और त्रिशूल मिसाइलों के नाम रखे जाने से स्थापित होती है। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नामक पुस्तक में डॉक्टर कलाम ने भारत के भविष्य और विकास के रोड मैप को रेखांकित किया है। डॉक्टर कलाम को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। जहां ज्यादातर लोग जिंदगी में अवसरों को खोजते हैं, वहीं डॉक्टर कलाम हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहते थे। वह अक्सर गीता और कुरान पढ़ते थे। उन्होंने कुछ समय के लिए भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार के तौर पर भी काम किया और वह साल 1999 से 2001 के बीच भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। डॉक्टर कलाम छात्रों से प्रेम करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षण में बिताया और अपने अंतिम समय में भी वे मेघालय में छात्रों के बीच में ही थे। यह उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भारत के इतिहास में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देश का बच्चा बच्चा एक दूरदर्शी वैज्ञानिक और सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति तथा एक महान देशभक्त के रूप में सदैव याद रखेगा। उनकी जीवन यात्रा को आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। आज का नया भारत खुद को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए भी तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में द्वारका में भारत का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो केंद्र यशोभूमि का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया। भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों में ही भारतीय संस्कृति और अत्याधुनिक सुविधाओं का संगम है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो केंद्र यशोभूमि के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मंडपम हो या यशोभूमि, ये भारत के आतिथ्य, भारत की श्रेष्ठता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे। भारत मंडपम और यशोभूमि ऐसे सेंटर हैं जो अब दिल्ली को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का सबसे बड़ा हब बनाने जा रहे हैं। अकेले यशोभूमि सेंटर से ही लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। यशोभूमि भविष्य में एक ऐसा स्थान बनेगा जहां दुनिया भर के देशों से लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बैठक, प्रदर्शनी, इन सब के लिए कतार में लगने वाले हैं। लगभग 5400 करोड़ रुपए की लागत और 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल परियोजना क्षेत्र पर विकसित यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़ी बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियों के सुविधा स्थलों में से एक होगी। यशोभूमि में एक भव्य कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल और अन्य सुविधाएं हैं। कन्वेंशन सेंटर देश के सबसे बड़े LED मीडिया अग्रभाग से सुसज्जित है। 11,000 प्रतिनिधियों से अधिक के बैठने की क्षमता के साथ कन्वेंशन सेंटर में 15 सम्मेलन कक्ष, ग्रैंड बॉलरूम और 13 बैठक कक्ष शामिल हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच पिछले एक दशक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में एक नई मजबूती आई है और अब इसे एक नया आयाम मिल रहा है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद का एक दिन की राजकीय यात्रा पर भारत में रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस के बीच बैठक हुई और दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच ग्रिड कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग की गुंजाइश बहुत अधिक है। भारत विभिन्न क्षेत्रों में सऊदी अरब के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के सम्मान समारोह में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने
रणनीतिक साझेदारी परिषद के नेताओं की पहली बैठक की। बैठक के दौरान एजेंडे में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति और सामुदायिक कल्याण मुद्दों सहित द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्र शामिल थे। इसकी भी विस्तृत जानकारी आपको पत्रिका में मिलेगी। भारत सरकार की नीति सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की है, चाहे वह देश के भीतर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई निर्णय लेना हो। जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सूत्री प्रस्ताव रखे। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, भोजन, दवाओं सहित वस्तुओं की आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने भारत आसियान संगठन को और मजबूत तथा प्रभावी बनाने के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया गया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने एवं इसके भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर संगठन में शामिल अन्य देशों के साथ व्यापक चर्चा की। भारत आसियान सहयोग संगठन को मजबूत बनाने के लिए कनेक्टिविटी, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक सहभागिता, समकालीन चुनौतियों का समाधान, जनता के बीच आपसी संपर्क और रणनीतिक सहभागिता को प्रगाढ़ बनाने जैसे मुद्दों को शामिल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 12 सूत्री प्रस्ताव पेश किए। हर किसी के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व होता है। बच्चों को ज्ञान देने वाले शिक्षकों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश के नौनिहालों के मस्तिष्क को विकसित करने और देश की नियति को आकार देने वाले ऐसे ही शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कृत किया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले इन शिक्षकों ने न केवल अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। अनुशासन को सफलता की सीढ़ी मानने वाले इन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षकों के साथ साथ माता पिता का भी यह कर्तव्य है कि वे प्रत्येक बच्चे की विशेष क्षमताओं को पहचाने और संवेदनशीलता के साथ उन क्षमताओं को विकसित करने में मदद करें। उन्होंने कहा कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाए और प्यार से व्यवहार किया जाए। माता पिता बड़े विश्वास के साथ अपने बच्चों को शिक्षकों को सौंपते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के विजेताओं से बात की। इस आयोजन की विस्तृत जानकारी भी पत्रिका में शामिल है। देश के सीमावर्ती और दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करना अब नए भारत की आदत बन गई है। सीमा सड़क संगठन अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से न केवल सीमाओं को सुरक्षित महसूस करा रहा है, बल्कि दूर दराज क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की 2900 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 90 बीआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। सीमावर्ती क्षेत्रों और सड़क से आसमान तक कनेक्टिविटी को अभूतपूर्व विकास करते हुए बीआरओ ने जम्मू में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 90 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जो मील के पत्थर साबित होंगे। लॉन्च की गई परियोजनाओं में अरुणाचल प्रदेश में नेचुफू सुरंग, पश्चिम बंगाल में 2 हवाई क्षेत्र, 2 हेलीपैड, 22 सड़कें और 63 पुल शामिल हैं। 2900 करोड़ रुपए की 90 परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ 2021 से अब तक लगभग 8000 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली बीआरओ की रिकॉर्ड 295 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं की संपूर्ण जानकारी आप पत्रिका से ले सकते हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में पत्रिका के अगले अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.piv.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIV इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response-nis@piv.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AI